सरकार ने इनकम टैक्स नियम 2026 को नोटिफाई कर दिया है और ये नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे और इससे ये तय होगा कि नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 जमीनी स्तर पर कैसे काम करेगा। ये नियम सिर्फ मोटे मोटे प्रावधानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वो सटीक फॉर्मूला, लिमिट्स और रिपोर्टिंग की जरूरतें भी बताई गई है, जिसका पालन टैक्स देने वालों, कंपनियों और टैक्स अधिकारियों को करना होगा। बड़े स्तर पर देखें तो ये सरकार की उस कोशिश का हिस्सा है जिसके तहत वो पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह एक ज्यादा आसान और आधुनिक कानून लाना चाहती है, जो आज की डिजिटल इकोनॉमी को दिखाता है। और इसका मकसद साफ है, हिसाब किताब को एक जैसा बनाना, डाटा की ज्यादा सख्त ट्रैकिंग करना और स्पष्टता को कम करना। ये नियम टेक्नोलॉजी पर बेस्ड टैक्स पालन की ओर भी एक बदलाव दिखाते हैं, जहां पर ट्रांजैक्शन का एक रिकॉर्ड रह जाता है और टैक्स लगाना अब ज्यादा फॉर्मूले पर बेस्ड होता है, न कि किसी की अपनी सोच पर। आइए आपको बताते हैं कि आखिर टैक्स रिटेल्ड को वो कौन से 10 बदलाव होने जा रहे हैं जो आपके बजट को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। सबसे बड़े बदलावों में से एक का मकसद दुनिया भर के डिजिटल कंपनियों पर है। नियमों के मुताबिक अगर किसी ऐसे व्यक्ति को भारत के यूजर से मिलने वाला पेमेंट 2 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाता है, या अगर उस प्लेटफॉर्म के भारत में 3 लाख यूजर्स हैं, तो उस पर भारत में टैक्स लगाया जा सकता है। इसका मतलब है कि जो कंपनियां ऑनलाइन सर्विस, ऐप और डिजिटल प्रोडक्ट देती है, वो अब भारत में अपना कोई ऑफिस न होने पर भी भारत के टैक्स दायरे में आ सकती है। जिन मामलों में किसी ऐसे व्यक्ति यानी कि नॉन रेसिडेंट की इनकम साफ तौर पर तय नहीं की जा सकती है, वहां नियम अधिकारी को अलग अलग तरीके से इनकम का हिसाब लगाने की इजाजत देते हैं और इसमें टर्नओवर का एक तय प्रतिशत या कोई भी दूसरा तरीका शामिल है जिसे असेंसिंग ऑफिसर सही समझे। हालांकि इससे टैक्स अधिकारियों को मुश्किल मामलों से निपटने में मदद मिलती है, लेकिन इससे उनके फैसले लेने का अधिकार भी बढ़ जाता है, जिससे ज्यादा विवाद हो सकते हैं। शेयर बाजारों को अब शेयर की खरीद बिक्री का पूरा ऑडिट रिकॉर्ड रखना होगा और लेन देन का डेटा 7 साल तक संभाल कर रखना होगा। उन्हें किसी भी बदलाव की जानकारी भी नियमित रूप से देनी होगी और ये कदम का मकसद पारदर्शिता बढ़ाना और ये पक्का करना है कि किसी भी संदिग्ध लेन देन का आसानी से पता लगाया जा सके। नियमों में तय फॉर्मूला बताया गया है जिसमें उन विदेशी शेयर ट्रांसफर से होने वाली इनकम का हिसाब लगाया जा सके जिसका मूल्य भारत में मौजूदा संपत्तियों से जुड़ा होता है। और ये बात इसलिए अहम है क्योंकि पहले ऐसे सौदों पर अक्सर विवाद होते थे। उम्मीद है कि फॉर्मूले पर आधारित इस तरीके से अलग अलग देशों के बीच टैक्स लगाने से जुड़ी अस्पष्टता कम होगी। नए नियम साफ तौर पर बताते हैं कि उचित बाजार मूल्य यानी कि FMV की कैलकुलेशन कैसी होनी चाहिए। दरअसल लिस्टेड शेयर का वैल्यूएशन बाजार कीमतों के आधार पर किया जाएगा। अनलिस्टेड शेयर के लिए मर्चेंट बैंकर जैसे विशेषज्ञों द्वारा वैल्यूएशन की आवश्यकता होगी और इससे एक रूपता आएगी, लेकिन कंपनियों के लिए एम्प्लॉयज की जरूरतें भी बढ़ेंगी। टेक होम सैलरी पर असर होगा। दरअसल कर्मचारी बेनिफिट्स पर टैक्सेशन का एक्सप्लेन किया गया है। उदाहरण के लिए हम आपको समझाते हैं, जैसे कि मकान किराए का इवैल्यूएशन अब शहर की आबादी पर निर्भर करेगा। फ्री मील केवल 200 रुपए प्रति भोजन तक ही टैक्स फ्री होगा। 15,000 से ज्यादा के गिफ्ट टैक्स स्लैब में होंगे और ये बदलाव सैलरी स्ट्रक्चर और उस पर लगने वाले टैक्स के तरीकों में थोड़ा बदलाव ला सकते हैं। एम्प्लॉयर से मिलने वाले लोग अब कम टैक्स फ्रेंडली होंगे। यदि कोई कर्मचारी एम्प्लॉयर से रियायती या ब्याज मुक्त लोन लेता है तो अब इस लाभ की गणना भारतीय स्टेट बैंक की लोन रेट के आधार पर की जाएगी और इससे ऐसे लोन पर पहले की तुलना में कर लगने की संभावना बढ़ जाएगी। ESOP ट्रांजैक्शन के नियम ज्यादा स्पष्ट हो गए हैं। स्टॉक ऑप्शन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए नियम ये परिभाषित करती है कि शेयर का मूल्य कैसे निर्धारित किया जाना चाहिए। लिस्टेड कंपनियों के लिए बाजार मूल्य, अनलिस्टेड कंपनियों के लिए मर्चेंट बैंकर द्वारा वैल्यूएशन और इसमें भ्रम दूर होता है। विशेष रूप से स्टार्टअप कर्मचारियों के लिए खर्चों की अस्वीकृति के लिए सरल लेकिन कड़े नियम बनाए गए हैं। टैक्स फ्री इनकम से संबंधित खर्चों में अब ये शामिल होंगे।
क्या क्या शामिल होंगे? तो प्रत्यक्ष खर्च और साथ ही साथ औसत निवेश मूल्य का 1%। हालांकि ये नियम लागू करना आसान है, लेकिन कुछ मामलों में इससे अस्वीकृति की मात्रा बढ़ सकती है। जीरो कूपन बॉन्ड के लिए कड़ी शर्तें। नियम जीरो कूपन बॉन्ड जारी करने के मानदंडों को और कड़ा करते हैं और इन बॉन्ड्स में ये विशेषताएं होनी चाहिए। विशेषताएं क्या क्या है? तो मैच्योरिटी अवधि 10 से 20 वर्ष होनी चाहिए, निवेश योग्य यानी कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग होनी चाहिए, फंड्स के उपयोग के लिए निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और इससे लॉन्ग टर्म इंफ्रा फंडिंग साधनों का बेहतर रेगुलेशन होता है।